संवाद लाइव। संवाद लाइव। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल संवाद लाइव पर। मेरी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चौक की लिखावट से, रंगों की बनावट से सपने सजाएंगे हम, स्याही और किताबों से, कोरे कोरे पन्नों से सपने सजाएंगे हम। आँख मींजे मींजे उठ के, पेंसिल दबा के, बस्ता उठा के, बंठन के ऐसे चले। स्कूल चले, स्कूल चले, स्कूल चले हम, स्कूल चले, स्कूल चले, स्कूल चले, स्कूल चले हम, स्कूल चले, स्कूल चले, स्कूल चले, स्कूल चले हम, स्कूल चले, स्कूल चले, स्कूल चले, स्कूल चले हम, स्कूल चले। नमस्कार दोस्तों, जाबिर हुसैन की डायरी सांवले सपनों की याद, ये भाग विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद सिद्ध होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 9 क्षितिज गद्य खंड के अंतर्गत सांवले सपनों की याद। इसके लेखक हैं जाबिर हुसैन और यह पाठ उन्होंने सालिम अली को याद करते हुए लिखा है। सालिम अली भारत के प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानी थे और यह पाठ उन्होंने डायरी शैली में लिखा है। डायरी शैली का यहाँ पे मतलब, जैसे बहुत से लेखक और पत्रकार अपने जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को अपनी डायरी में लिखते हैं, तो यहाँ भी उन्होंने सालिम अली की मृत्यु पर जो उन्हें दुख हुआ उसे उन्होंने डायरी में लिखा, तो उसे हम डायरी शैली कहते हैं। और इसके साथ साथ यह संस्मरण में लिखा गया है। संस्मरण का मतलब किसी को याद करते हुए लिखना या किसी घटना को याद करते हुए लिखना। तो संस्मरण हिंदी गद्य लेखन का एक विधा माना जाता है, जैसे यात्रा वृत्तांत हिंदी गद्य लेखन का एक विधा है। लहासा की ओर, जो कि राहुल सामकृत्यायन के द्वारा लिखा गया है, वह पाठ यात्रा वृत्तांत है जो कि आपने पढ़ लिया है। तो चलिए देखते हैं लेखक का परिचय। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे हैं, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगाम,
एक नदी रेत भरी। मुख्य रूप से हैं अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित प्रशंसित हुई हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। तो चलिए शुरू करते हैं सांवले सपनों की याद। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। यहाँ लेखक सालिम अली की मृत्यु पर उमड़े भीड़ का उल्लेख कर रहे हैं जो कि उनकी आखिरी यात्रा में शामिल है और वह यात्रा ऐसी वादी में जा रही है जो बिल्कुल शांत है, खामोश है और उसे कोई रोकने और कोई टोकने वाला नहीं है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। तो यहाँ पे लेखक सालिम अली की मृत्यु के समय जब उनकी सब यात्रा चल रही है उसमें सालिम अली को जब उनके आखिरी सफ़र में ले जाया जा रहा है तो उस सफ़र में एक हुजूम जा रहा है, भीड़ जा रही है और इस हुजूम में सबसे आगे स्वयं सालिम अली ही जा रहे हैं। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। सैलानियों की तरह अपने अंदर का ही बोझ उठाए वह अपनी आखिरी यात्रा पे हैं। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। सालिम अली जो कि भारत के प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक थे, सैलानियों की तरह वह हमेशा ही घूमते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह विभिन्न प्रकार की पक्षियों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए वह घूमते ही रहते थे। लेकिन इस बार जो उनकी यह आखिरी यात्रा है, यह यात्रा अन्य सफ़र से भिन्न है, अलग है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। जाबिर हुसैन साहब सालिम अली को याद करते हुए लिख रहे हैं, भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। यानी इसके बाद कभी सालिम अली किसी यात्रा पर नहीं निकलेंगे। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। जाबिर हुसैन साहब सालिम अली के लिए लिख रहे हैं कि वह उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो गए हैं जो अपना आखिरी गीत गाते हुए मौत की गोद में सो जाते हैं। और यदि उनको कोई अपने जिस्म की हरारत, अपने शरीर की कोई ऊष्मा देना चाहे, हरारत यानी कि ऊष्मा देना भी चाहे और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। एक बार इंसान इस दुनिया से विदा लेता है तो वह दोबारा इस दुनिया में नहीं आता है। तो सालिम अली अपने आखिरी यात्रा के बाद अब नहीं लौटेंगे। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। जाबिर हुसैन सालिम अली को भी
पक्षी कहकर संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें ऐसे लगता है कि कोई सालिम अली को नहीं जगाएगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वे प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। सालिम अली को याद करते हुए लेखक लिख रहे हैं कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, जबकि सालिम अली यह मानते हैं कि लोगों को पक्षियों को आदमी की नज़र से न देखकर उन्हें पक्षी की नज़र से ही देखना चाहिए। और वैसी ही गलती करते हैं जैसे लोग जंगलों, पहाड़ों, झरनों, तालाबों को वे प्रकृति की नज़र से नहीं देखते बल्कि आदमी की नज़र से देखते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फुटता महसूस कर सकता है? लेखक सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पे कि क्या कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर का कोई रोमांच सोता फुटता महसूस कर सकता है? शायद हर कोई नहीं कर सकता। हर कोई प्रकृति को प्रकृति की नज़र से नहीं देखता। एहसास की ऐसी ही एक ऊबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। हर कोई प्रकृति को या पक्षियों को उनकी नज़र से नहीं देखता, किंतु जाबिर हुसैन के अनुसार उनमें से सबसे अलग थे सालिम अली, जो कि सब में एक मिथक थे। मिथक यानी कल्पना या काल्पनिक। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई। पता नहीं यह सब कब हुआ था। इन सब के बारे में तो कुछ भी हमें जानकारी नहीं है। हो सकता है यह हजारों सालों की बात हो या लाखों वर्षों की, कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरा घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? तो लेखक यहाँ यही कहना चाहते हैं कि कृष्ण ने वाटिका में कब रास लीला रचाई, कब उन्होंने गोपियों से शरारत की, दूध के बर्तनों को फोड़ा, नहीं कह सकते। लेकिन जब आज हम वृंदावन जाते हैं तो वहाँ की नदियाँ, वहाँ की गलियाँ और वहाँ वाटिका से ऐसा लगता है जैसे वह सारा का सारा माहौल दोबारा से उनके सामने आ जाएगा। जैसे कृष्ण कब भीड़ से आ जाएं और कब बांसुरी बजाने लग जाएं और वाटिका का माली
जहाँ कृष्ण ने रास लीला रची थी। वह माली ऐसे हिदायत देता है कि जैसे वहाँ पूरा माहौल फिर से छा जाएगा। जैसे वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ, ठीक उसी तरह से साबिर अली की यादें, जो पक्षियों के लिए इतने शोध कार्य करते थे, उनसे जुड़े रहते थे, क्या वो कभी इस संसार से भुला दिए जाएंगे? यह कदापि नहीं हो सकता। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। मिथकों यानी मान्यता और काल्पनिक कहानियों के जवाब को तलाशने से पहले लेखक का मानना है कि हमें उस कमज़ोर काया यानी शरीर वाले उस व्यक्ति पर नज़र डालनी चाहिए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र की सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन ही बचे रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी थी। जाबिर हुसैन साहब सालिम अली के लिए लिख रहे हैं कि उम्र की सती तक पहुंचने में अभी थोड़े ही दिन बचे थे। सती 100 वर्ष का समय, तो 100 वर्ष के समय में कुछ ही दिन बचे थे या कुछ ही वर्ष बचे थे। संभव था यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। यानी सालिम अली साहब पक्षियों की खोज और उनकी हिफाजत, उनकी रक्षा के लिए जीवन भर घूमते रहे, सैलानियों की तरह एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे, भले ही उनकी उम्र कितनी भी रही हो, चाहे उन्होंने कितनी ही भयंकर बीमारियों का सामना किया हो, किंतु वह अपने लक्ष्य से कभी पीछे नहीं हटे और अंत समय तक भी मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुआ जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली साहब के आंखों की दूरबीन उनके मौत के बाद ही उतरी। उन जैसा वर्ल्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो। वर्ल्ड वाचर यानी पक्षी को देखने वाला। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में अपने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। लेखक सालिम अली की विशेषताओं के बारे में यहाँ बता रहे हैं कि सालिम अली हमेशा ही प्रकृति के साथ हमेशा देखे जाते हैं। एकांत के क्षणों में भी दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था कि जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेती है और वे प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने वाले व्यक्ति थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी।
सालिम अली साहब के लिए प्रकृति एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। गढ़ी मतलब बनाना। तो यह दुनिया उन्होंने अपने लिए बहुत ही मेहनत से बनाई थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। उनकी पत्नी का नाम है तहमीना, जो कि स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी थी, क्लासमेट थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। सालिम अली, जिनके जीवन में बहुत सारी रोमांचकारी घटनाएं हुई, एक दिन वह केरल की साइलेंट वैली को बचाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले और उन्होंने साइलेंट वैली को बचाने का उस समय के प्रधानमंत्री को आग्रह किया। वे प्रधानमंत्री थे चौधरी साहब। गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। उस समय के प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। वह भी गांव की मिट्टी पर पड़ने वाले पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी। तो सालिम अली उनके पास साइलेंट वैली को बचाने के लिए गए थे, यानी प्रकृति को बचाने के लिए गए थे। प्रकृति के विरुद्ध बहुत सारे मानवीय कार्य होते हैं, जैसे हाइड्रो पावर का बनना, सड़कों का बनना, घरों का बनना। जो प्रकृति की चिंता करते हैं वह हमेशा ही प्रकृति का ध्यान रखते हैं। तो सालिम अली भी एक प्रकृतिवादी व्यक्ति थे, जो पक्षियों और प्रकृति की पूरी चिंता करते थे। जैसे ही सालिम अली साहब ने साइलेंट वैली के होने वाले खतरों के बारे में चौधरी साहब को बताया, तो उनकी आंखें नम हो गई। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सौंधी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? लेखक जाबिर हुसैन साहब लिख रहे हैं, न तो आज सालिम अली साहब है और न ही चौधरी साहब। अब कौन बचा है जो सौंधी मिट्टी, सौंधी यानी खुशबू माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया। टी.एच. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। तो सालिम अली ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है, ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम है फॉल ऑफ ए स्पैरो। और लेखक सालिम अली को याद करते हुए लिख रहे हैं, मुझे याद आ गया। डी.एच. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। डी.एच. लॉरेंस इंग्लिश लिटरेचर के बहुत बड़े कवि हैं, लेखक हैं, जो कि प्रकृति के बारे में ही लिखते थे, पक्षियों के बारे में बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे। तो उनकी जो पत्नी थी फ्रीडा, लोगों ने उनसे पूछा कि
किंतु फ्रीडा ने कुछ भी लिखने से मना कर दिया और कहा कि मेरे से ज़्यादा लॉरेंस के बारे में मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। तो इससे पता चलता है कि D.H. लॉरेंस भी कितने बड़े प्रकृतिवादी कवि थे, जो हमेशा ही प्रकृति और पक्षियों की चिंता करते थे और हमेशा वह प्रकृति की ओर लौटो का नारा देते थे। मुझसे भी ज़्यादा जानती है। तो लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने लोगों से यही कहा कि गौरैया मुझसे भी ज़्यादा लॉरेंस के बारे में जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। यहाँ फ्रीडा D.H. लॉरेंस अपने पति के बारे में लिख रही है कि वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, किंतु मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। और मुझे यकीन है कि मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों के ही बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। जटिल प्राणी जिनको जानना आसान नहीं है और जिनको सालिम अली ने जीवन भर जाना। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। एक बार गलती से बचपन में सालिम अली की एयरगन से एक गौरैया निशाना बन गई, जिसके कारण सालिम अली ने हमेशा ही पक्षियों की खोज और उनकी रक्षा का संकल्प लेते हुए नए नए रास्तों की तरफ बढ़ते गए। उनके एयरगन से गिरी गौरैया ने उन्हें प्रकृति प्रेमी और पक्षी प्रेमी बना दिया, उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। नैसर्गिक यानी कि प्राकृतिक जिंदगी को जीने वाले या प्रकृति में अपने जीवन को ढूंढने वाले। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वे आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। जो लोग सालिम अली को जानते हैं, उनके भ्रमणशील, उनके घुमक्कड़ी स्वभाव से परिचित हैं, उन्हें महसूस है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं, पक्षियों की खोज में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना। तो जाबिर हुसैन साहब लिख रहे हैं कि जब तक सालिम अली साहब गले में दूरबीन लटकाए लौटेंगे नहीं, तो क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि सालिम अली अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनको सालिम अली की मृत्यु का अपार दुख है। मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना। तो यह उनकी डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। तो यह पाठ आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और यदि आप को कुछ समझ नहीं आया तो हमें ज़रूर पूछिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हमसे जुड़ने और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत
धन्यवाद। तो इस प्रकार दोस्तों आपने धैर्यपूर्वक जाबिर हुसैन की डायरी सांवले सपनों की याद को पढ़ा, देखा और समझा। ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मित्रों, जाबिर हुसैन के अन्य विधाओं को हम अपनी आगामी वीडियो में पढ़ेंगे और उनकी प्रसंग सहित व्याख्या भी करेंगे। आशा है ये भाग विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद सिद्ध होंगे। आगामी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।